ओके बच्चा लोग, तो आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल बॉडीज। ओके, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो जनरली जो पुराने वाले टॉपिक्स होते हैं उसके साथ में ही धीरे धीरे लोग करवाते रहते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक अलग से क्लास क्रिएट करवा दी है ताकि मैं सारी की सारी चीज़ों एक ही बार में हम बता सकें, ताकि आपके पास समझने के लिए भी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, आपको समझ में पूरा समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है, पिक्चर में क्या हो रहा है। चलो, तो स्फेरिकल बॉडीज की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। सो सबसे पहले स्फेरिकल बॉडीज में मेरे पास दो तरह का केस होता है। तो पहला जो केस है, ठीक है, ये केस आता है मेरे पास कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, और यू कैन कॉल इट शेल, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्फीयर और शेल, इसका क्या अर्थ है इसको समझेंगे पहले। देखो, मेरे पास यहाँ पर एक स्फीयर मैंने बना दिया। तो कंडक्टिंग स्फीयर का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कंडक्टिंग है और मैंने इसको चार्ज दे दिया Q, सो वो जो चार्ज होगा इट विल ओनली गो टू द सरफेस। तो वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये एक कंडक्टर है और जब वो एक दूसरे को फोर्स रिपल्शन देंगे तो वो इतने एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि ऑल द चार्जेस विल ट्राई टू गो टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। तो वो यहाँ पर सरफेस ऑफ द चार्ज पर ही, सरफेस ऑफ द स्फीयर पर ही सस्टेन करेंगे सारे के सारे चार्जेस, सिर्फ सरफेस पर चले गए। तो इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर देयर इज नो चार्ज। अब ये हमें बात क्लियर है कि इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर देयर इज नो चार्ज बिकॉज इट इज कंडक्टर। तो इस केस में हमें डील करना है कि नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस से एट आउटसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, और फिर ऑन द सरफेस एंड देन इनसाइड ऑफ द सरफेस। यहाँ पर ये बात भी हमें याद रखनी है बेटा, जब जो शेल होती है, शेल का क्या मतलब है, एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से होलो है, अंदर से खोखला है। जब वो अंदर से खोखला है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर कोई मास है ही नहीं, तो इट कैन नेवर बी चार्ज्ड। तो चाहे आप शेल ले लो, चाहे आप कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, वन इज द सेम थिंग, ठीक है। दोनों केसेस में मेरे पास जो चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही होगा। तो इस केस को हम कैसे डील करते हैं, तो सबसे पहले नाउ द पॉइंट नंबर 1 इज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड दी, ठीक है, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर से बाहर हमारे पास कोई पॉइंट रहता है, किस डिस्टेंस पे है, वो किसी पे भी डिस्टेंस पे हो सकता है। लेट अस से दैट इट इज एट द डिस्टेंस r, ठीक है। तो ये मेरा पहला केस है, व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, आप इसको कैपिटल R लिख सकते हो, ठीक है, और दूसरे वाला डिस्टेंस हो गया मेरे पास R हो गया। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सुनाओ, नंबर 1, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है बच्चे यहाँ पर, ध्यान से, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है। तो लेट अस से देयर इज अ पॉइंट एट दिस पॉइंट P and we want to find the electric field। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा और फिर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे कि काफी बड़ा मेरे पास एक स्फीयर बनने वाला है अभी, समझ लाइक दिस। तो ये मेरी होगी गॉसियन सरफेस, ओके। चलो जी, तो गॉसियन सरफेस मेरे पास बन गया और मैंने पूरी की पूरी इस स्फीयर को इंक्लूड कर लिया। तो गॉसियन सरफेस, तो गॉस लॉ जो मेरे पास है वो है क्या। नाउ व्हाट इज गॉस लॉ, हाउ इट इज गिवन, इट इज गिवन बाय दिस, E dot ds is equal to the total charge in divided by epsilon naught।
ठीक है। और अब मैं इन पॉइंट्स पे हर जगह पर देखूंगा। तो मैंने अपनी सारी की सारी गॉस लॉ की कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल किया है। और अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर रख लिया, कॉस की भी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दूंगा। किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप देखो तो उनका एंगल 0 आएगा, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं तो ऑब्वियसली जो एरिया वेक्टर है वो भी इस तरफ देख रहा है। यहाँ पर अगर एरिया रखा जाए और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा तो वो भी ऐसे ही आएगा, सेम। तो यू कैन सी दैट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया इज 0। तो वो cos 0 हो गया। तो मेरे पास ये आ गया E cos 0 को मैंने 1 पुट कर दिया और S का इंटीग्रल करना पड़ेगा एरिया का ओवर द कंप्लीट सरफेस। नाउ दिस विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज कंटेन्ड इन इट। तो वो मुझे पता है कि Q है। अब वो चार्ज कहाँ है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल चार्ज है, तो मैंने यहाँ पे Q लिख दिया। और मैंने गॉस लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट किया, तो ये बन गया 4πr² is equal to Q by epsilon naught. So now electric field will be given by 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by R square. Is it okay? तो ये मेरे पास पहला फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव होता है सफियर्स के लिए। तो सफियर्स, अगर मेरे पास कंडक्टिंग सफियर है तो उन केस को मैं शेल को या कंडक्टिंग स्फीयर को भी डील कर रहा हूं। उस केस में मैं आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड किया, तो वो आ गया मेरे पास ये, जो कि टिपिकली कूलम्स लॉ के लॉ जैसा है। तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन लिखता हूं, सो द स्फीयर or I will say the conducting sphere. So the conducting sphere or the shell will act like a point charge at the center of the sphere. At the center of the sphere, ठीक है। और इसके चार्ज को मैंने कैपिटल Q ही लिख दिया। तो यहां से अब हमें ये पता चल गया है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्फीयर है और उसको मैंने Q चार्ज दिया हुआ है, अब आप देख के देखो बेटा, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, Q चार्ज मैंने दिया है एंड इट इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इवन देन अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा या फोर्स फाइंड करूंगा तो आपका फॉर्मूला ये कहता है कि यू कैन ट्रीट इट just as if a point charge capital Q is placed at the center of the sphere. आपको बिल्कुल स्फीयर होने से उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता तो आप इसको कूलम्स लॉ की तरह यूज कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज द कंक्लूजन, ओके। एंड R इज द, दिस डिस्टेंस इज R, स्मॉल डिस्टेंस। तो अब मैं सेकंड पॉइंट लेने वाला हूं। यहाँ पर मेरे पास आ गया था पॉइंट आउटसाइड पे, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। तो मैं अब इस पे पोटेंशियल भी अभी फाइंड कर देता हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। दोनों चीजों को साथ में ही हम करेंगे। नाउ बी, सॉरी, हाँ बी, आउटसाइड के लिए, ठीक है, बी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ पर मैं सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। जो इनका रिलेशन था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट वी नो दैट V इज इक्वल टू, सॉरी, E इज इक्वल टू नॉट V माइनस dV बाय dr। तो ये आपको मैं बताया हुआ है। अब मैं इस तरीके से पोटेंशियल फाइंड करता हूं। तो E की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 by 4 pi epsilon naught कैपिटल Q by R स्क्वायर इंटू dr, माइनस का निशान भी आ गया और ये आ गया dV। अब अगर मैं इसको इंटीग्रल कर दूं तो मेरे पास पोटेंशियल आना चाहिए, ठीक है। तो R ऑब्वियसली मेरा पास R वेरी कहां से करेगा? तो ये मैं इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक जा रहा हूं तो इसकी लिमिट्स ये लगेंगी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल V 0 होगा,
फाइनली v होगा। चलो जी, तो ये आ गया v इज इक्वल टू माइनस के इंटू कैपिटल Q इंटू ब्रैकेट में dr बाय आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रल। माइनस के क्यू, और ये जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दिस विल कम आउट टू बी माइनस 1/r इंफिनिटी टू r। तो ये मेरे पास जो पोटेंशियल है ये आ गया मेरे पास के क्यू बाय आर। ठीक है, माइनस साइन का यहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक्चुअली में हमें वर्क डन फाइंड करने के बाद एक माइनस प्रोवाइड करना होता है, तो उसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो भी बात एक ही है। तो मेरे पास जो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल आउटसाइड, सो दैट विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ के क्यू बाय आर। एक्चुअली में पोटेंशियल नेगेटिव होता है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, तो पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी माइनस के क्यू बाय आर। तो ये यहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम बन गया, और आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है वो आ गया। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम कूलम्स वाला ही आया है, माइनस 1/4 क्यू बाय आर। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। चलो जी, तो इसके आगे देखते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2 ऑन द सरफेस। ठीक है, अब ऑन द सरफेस पे यही वाला सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। ओके, चलो जी, तो अब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं कि व्हेन मेरे पास जो पॉइंट P है इट लाइज ऑन द सरफेस। सो नाउ द पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, ये तो सिंपल केस है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फार्मूला है दैट इज कमिंग आउट टू बी K इंटू कैपिटल Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। इसमें आप कैपिटल R की वैल्यू R इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दो, दैट्स इट। तो ये मेरे पास बन जाएगा ये, और जो पोटेंशियल है वो मेरे पास आ रहा है माइनस के बाय आर, तो ये बन जाएगा माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर। तो ये आपकी सरफेस के ऊपर आ गया, दैट्स इट। ठीक है ना, माइनस साइन मैंने अपनी तरफ से लगाया है, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अगर आप साइन को छोड़ दो तो पॉजिटिव में ले लो तो भी बात कोई वो नहीं है, सेम चीज है। तो ये तो सरफेस का हो गया, इट्स कंप्लीटली सेम। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज इनसाइड तो स्फीयर के इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो अब क्या होगा। दिस इज नाउ अगेन अ वेरी सिंपल थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। अब देखो, अब यहां पर ठीक है, मैं इनसाइड की बात कर रहा हूं। So now the P point has moved inside, और inside मतलब मैंने यहाँ पर रख लिया। Let us say this is the point P जिस पर मैं ये सब चीजें फाइंड करना चाहता हूँ। सेंटर मेरे पास अभी भी यही था, तो इस केस में अब क्या होगा। सो नाउ इसको फाइंड करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर गॉस लॉ लगाऊंगा। बेटा देखो, ये वाले पॉइंट पर, मेरे P पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मैंने यहाँ पर सरफेस बना दी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाकर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने लगा, is equal to q in by epsilon naught, तो you can see that the q in here is equal to 0। तो q in मेरे पास यहाँ पर 0 हो जाता है and this is equal to 0। तो इसका मतलब ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड will be equal to 0। तो
किसी भी शेल के अंदर अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर 0 हो जाता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the shell or conducting sphere is 0। ठीक है, this phenomena is also known as electrostatic shielding। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला कंसेप्ट जुड़ गया यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो कहीं बिजली गिर रही है, ठीक है ना, तो अगर वहां पर कोई इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है कहीं पे, ठीक है, तो इट विल बी बेस्ट फॉर अस टू बी इनसाइड अवर कार। तो कार क्या होगा, एक कंडक्टिंग स्फीयर बन गया, एक तरह से हमारे पास कंडक्टिंग शेल बन गया। तो कार के अंदर अगर हम बैठेंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, मतलब बाहर जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सरवाइव नहीं करता। तो मैं यहाँ पर इस कंक्लूजन पर भी आता हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड electric field does not exist inside a shell or conducting कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो आपकी सरफेस पर रह गया, अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा ही नहीं। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हाउ इट इज यूज्ड, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो देख सकते हो। इसका एक और एग्जांपल होता है, जैसे अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो कई बार आपका मोबाइल फोन या फिर आपके जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो मैच नहीं करते और रेडियो कैच नहीं होता। उसके पीछे भी रीजन ये है कि रेडियो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो आपकी गाड़ी के अंदर एंटर कर नहीं पाता। चलो जी, तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बी। तो अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करके देखता हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोटेंशियल इनसाइड शेल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं शेल में तो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल जीरो नहीं आता। तो वो कैसे होता है, अब ये देखते हैं। फॉर्मूला हमारा वही है that E is equal to minus dV by dr। ठीक है, और अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास वहां पे जीरो आ गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, दिस इंप्लॉयज दैट dV by dr is equal to zero। It implies that potential is constant। Potential is a constant, it means the potential inside the sphere is constant and does not change with radius। And is equal to potential at surface। तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही हमारे इनसाइड हो जाता है। तो यू कैन राइट दैट द पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू Vs एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ बाय कैपिटल R। तो ये इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो पोटेंशियल विल बिकम कांस्टेंट। तो बच्चे अभी हमने क्या किया, हमने तीन केसेस किए हैं। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर और शेल वाले केस में हमने तीन केसेस किए, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों फाइंड किए, फिर इन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड किया, और फिर इनसाइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमने फाइंड किया। एंड
ऑल द फॉर्मूलाज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये दोनों फॉर्मूलेज बन गए, इधर से हमारे पास ये दो फॉर्मूला बना, इसमें तो कुछ नया नहीं था। एंड हियर हमारे पास यहाँ पर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी टेकन एज जीरो, बट द पोटेंशियल इनसाइड इज नॉट जीरो। पोटेंशियल इनसाइड इज माइनस के क्यू बाय आर, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो अब मैं इनके ग्राफ आपको बनाकर दिखाता हूं, इनसाइड आउटसाइड वाले सारे के सारे। देखो कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। या फिर ऐसा करते हैं, ये ज्यादा बुरा हो गया। यस, ये ठीक है। अब देखो, अब ये मेरे पास हो गया सफियन। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक द ग्राफ्स इन दोनों का। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास बन गया ठीक है जी। ओके, सो दिस इज द पॉइंट वेयर द डिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर हो गया, अदरवाइज यहाँ पर हमने आर को प्लॉट किया। सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ एंड वी विल ड्रॉ अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया मेरे पास। तो अब देखते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले हैं उनको मैं एक जगह पर लिखता हूं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का ई आउटसाइड, दैट इज कमिंग आउट टू बी के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। ई ऑन सरफेस, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। एंड ई इनसाइड इज जीरो। तो 1/r² की आपकी वेरिएशन रहेगी। एंड लेट अस से दिस इज द पॉइंट, और यहां पर आपका ई एस हो जाएगा सरफेस पर, एंड द ग्राफ विल गो like this, and here we will write that electric field is inversely proportional to 1/r²। ठीक है बेटा, और यहां पर मेरे पास ये आ गई आपकी वैल्यू ई एस की। सरफेस पर जितना है उतना ही, अब अंदर उतना नहीं है, ठीक है ना। ये वाला सरफेस का हो गया ई एस, और उसके बाद मेरी आर के अकॉर्डिंग वेरिएशन रही, तो वेरिएशन मेरी ऐसी रहेगी। अब मैं इनसाइड की अगर मैं बात करूं तो द आंसर इज जीरो। तो इनसाइड के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। तो यहां पर मैंने लिख दिया ई इन जीरो। सो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और अब मैं ग्राफ बनाता हूं पोटेंशियल के लिए। ठीक है, कैपिटल क्यू इज द चार्ज दैट इज गिवन टू इट। चलो, पोटेंशियल के लिए जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो बिल्कुल इसके नीचे ही बनेगा बेटा, इसलिए ध्यान से। दिस इज अगेन स्मॉल आर। अब देखते हैं, अब ये हो गया इसका। चलो जी,
अब आप देखिए कि पोटेंशियल क्या होगा और पोटेंशियल के क्या क्या मेरे पास फॉर्मूले हैं। नाउ पोटेंशियल आउटसाइड is given by minus of kq by r, ठीक है। पोटेंशियल ऑन सरफेस इज गिवन बाय माइनस kq by कैपिटल R. Potential inside is given by same the constant value, that is yes. चलो जी, अब देखते हैं कि पोटेंशियल का कैसे ग्राफ बनेगा। तो पोटेंशियल का ग्राफ जो होगा, पहली बात तो वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा नीचे। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको नेगेटिव में बनाने के लिए वी आर नाउ थोड़े से चेंजेस करते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, चलो, तो नीचे मैं कलर चेंज कर दूंगा, दूसरे कलर से बनाऊंगा तो पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। सो लेट मी से दैट आई एम यूजिंग वॉयलेट कलर, तो ये मेरे पास बन गया पोटेंशियल। चलो जी, तो पोटेंशियल एक्सिस पे जब जाऊंगा, पहले अब यहाँ पे वेरिएशन क्या हो रही है मेरे पास, 1/r की वेरिएशन है। पहले कौन सी वेरिएशन थी, 1/r² की वेरिएशन थी। लेट अस से ये पॉइंट है मेरे पास जहाँ पर सरफेस का पोटेंशियल मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो सरफेस का पोटेंशियल तो मैंने बना दिया बिकॉज इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो सरफेस तो मेरे पास कांस्टेंट आ गया, जितना यहाँ पर वैल्यू आ रही थी उन दोनों की वैल्यू सेम है। तो इनसाइड आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, आपको ये वैल्यू सेम ही मिलेगी, और बाहर आपके पास 1/r रह जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा, और यहाँ पर हम लिखेंगे द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1/r। तो पोटेंशियल आपका इस तरह से बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। ये मेरे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, और ये बन गया मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ। बच्चे कोई डाउट है तो देख लो। हाँ बेटा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है, ग्राफ को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं आना चाहिए। चलो, तो अब मैं चलते हैं, अब हम आगे। तो ये वाला तो हो गया मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर। नो, व्हाट अबाउट द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। चलो जी, इसी को सेट करते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स का भी कुछ इसी प्रकार जाएगा। सबसे पहला केस हम लेने वाले हैं आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर, ये रहा। इसको अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, देखो बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज कैन नॉट फ्लो थ्रू आउट इट। एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि इसमें हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके चार्ज रखा हुआ है, एंड द चार्ज कैन नॉट फ्लो। तो चार्ज कैन नॉट फ्लो, हमने कैपिटल क्यू इसको चार्ज हमने दिया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो चार्ज इज स्टेबल इनसाइड इट। तो ये इस तरह से आपके पास चार्ज बनेगा, और यूनिफॉर्मली अब चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई अब क्या होगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना। चलो जी, तो अब मैं एक किसी पॉइंट को मानता हूं, लेट अस से देयर इज अ पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज पी, ठीक है, और ये आउटसाइड लाई कर रहा है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, ऑब्वियसली मुझे एक यहाँ पर मैं गॉस थ्योरम लगाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर गॉसियन सरफेस लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये देखो, तो ये बन गया मेरे पास गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस लग गई, तो मैं पूरे का पूरा गॉस लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो गॉस लॉ मेरे पास आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, दिस इज इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब आप देखो कि मैं अब
सारी की सारी सरफेस पर फिर से लगाना पड़ेगा। ये हो गया मेरे पास E। एरिया का इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास 4πr² ही आएगा। बट नाउ व्हाट विल बी द टोटल चार्ज दैट इज इनसाइड इट। ऑब्वियसली जब Q चार्ज है, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा हुआ है, चाहे डिस्ट्रीब्यूट किया है चाहे नहीं किया है तो Q, मैंने यहाँ पर सारे का सारा फिर से लिख दिया Q, और ये आ गया मेरे पास F0। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय 1/4πε0 कैपिटल Q बाय r²। बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला मेरे पास यहां पर बन गया। बच्चे इसमें आपको कोई डाउट, कोई cos थीटा और ये सब का तो डाउट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। cos थीटा, थीटा इज 0, cos 0 इज 1, नथिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। तो यहां पर भी मैं यही लिखूंगा दैट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स, so non-conducting spheres can also be treated, wait a minute, can also be treated as point charges at the center of the sphere. Is that okay बेटा? ठीक है ना, कंप्लीट क्यू चार्ज है, उसको आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लेकिन हमारा फार्मूला ये कहता है कि ये तो कूलम्स लॉ ही लग रहा है, और कूलम्स लॉ लग रहा है तो मतलब कंप्लीट चार्ज जो क्यू है दैट इज दैट कंसंट्रेटिंग एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ मास की तरह। तो अब ये तो हो गया मेरे पास ए पार्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने फाइंड कर लिया। सो नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल। अब यहां पर कोई डेरिवेशन करने वाली बात नहीं है, मुझे क्लियर दिख रहा है, सारे का सारा डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, कूलम्स लॉ है, सेम फॉर्मूला लगेगा। मैं सेम ही यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं विदाउट डेरिवेशन। सो दिस विल बी माइनस के इंटू कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर, टिपिकली सेम। तो इसलिए मैंने इसको डेराइव नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो अभी अभी हमने किया है। तो पोटेंशियल आपका सेम है, अगेन पॉइंट चार्जेस की तरह ही मैंने इसको ट्रीट किया। पॉइंट नंबर 2 अब मेरे पास आ गया, if the point is on the surface of sphere, on the surface of sphere। अब सरफेस ऑफ स्फीयर पे चलते हैं। सिंपल बात है, इसमें भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सेम टू सेम चीज यहां पर आनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो बन रहा है के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल r²। हो क्या रहा है, ये वाला मेरे पास जो फॉर्मूला पड़ा है इसी में मैंने r इज इक्वल टू कैपिटल R सब्स्टिट्यूट किया है, नथिंग मोर। और पोटेंशियल के लिए भी, पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, इसलिए माइनस निशान आपने जरूर लगाना है, और ये बन गया। तो ये आपके पास 100% चीज बन गई इन जस्ट वन गो। देयर इज नथिंग टू बी, कुछ भी ड्राइव नहीं करना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। जो कंडक्टिंग स्फीयर की है वही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की है, टिपिकली सेम है। लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट आ जाता है, इसमें देखते हैं क्या इसमें भी सेम होगा। अब यहां पे आ गया, इफ द पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर के लिए ये काफी टिपिकली चेंज हो जाती है चीज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस देखते हैं, और वो दोनों केसेस को हम यहाँ पर डील करेंगे। चलिए स्फीयर बनाते हैं सबसे पहले। तो इनसाइड है तो मैं थोड़ा स्फीयर बड़ा ही बना लेता हूं। लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसमें हमने जब चार्ज इसको दिया है कैपिटल क्यू, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। लाइक दिस, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं किसी एक पी पॉइंट पर, यहाँ पर ये दिस इज द सेंटर, और मैं किसी पी पॉइंट पर फाइंड करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
तो लेट अस से ये मेरे पास गॉसियन सरफेस बन जाती है। दिस इज द पॉइंट पी, और पॉइंट पी से के अंदर से पास होने वाली मैंने एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट की, और वो मेरे पास सरफेस बन गई ये वाली। ठीक है, नाउ दिस इज द गॉसियन सरफेस। टू डिफरेंशिएट के भी ये गॉसियन सरफेस है, आप इसको यूं रख लो, तो अब हमें आइडिया रहेगा कि भाई ये गॉसियन सरफेस बनाई है, दूसरे वाला मेरा एक्चुअल स्फीयर है। तो अब मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई करता हूं। बेटा ये वाला जो पार्ट है, दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस कंप्लीट टुडेज लेक्चर। इस चीज के लिए ही मैंने इसको सेपरेट एक अलग से वीडियो बनवाया। और वो ये क्यों बनाया, ये बहुत डिफिकल्ट है, और थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, बच्चे समझ नहीं पाते स्टार्टिंग में, और ये आता भी है इसलिए। अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास गॉसियन सरफेस लग गया, ये आ गया ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है मुझे यहां पर सिर्फ वो चार्ज चाहिए जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। जो गॉसियन सरफेस के बाहर चार्ज है वो मुझे मैटर नहीं करता। ठीक है, मैं अब इसको कैसे फाइंड करूं? तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे यही आ गई कि ये क्यू इन कैसे फाइंड करेंगे। तो क्यू इन मैंने किया ऐसे कि टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दिस इज द चार्ज डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाय द न्यू वॉल्यूम। बच्चे ये बात क्लियर हो गई? हाँ भाई बेटा, आवाज सुन रहे हो मेरी कि नहीं सुन रहे हो? क्यू इन हाँ जी इक्वल सर, टू, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास क्यू इन बन गया सबसे पहले। ठीक है, अब मुझे पता चल गया व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। वो मैंने कैसे किया, पहले टोटल चार्ज को मैंने इसे टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करके डेंसिटी निकाल ली, और उसके बाद नए वॉल्यूम के साथ मैंने मल्टीप्लाई करके चार्ज फाइंड कर लिया। तो अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर कितना चार्ज है, सो दैट विल बी नोन एज क्यू इन। तो क्यू इन मेरे पास आ गया। तो क्यू इन ये यहां से उठाकर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो नाउ अब अगेन मैं पूरी उसमें फिर से मैं गॉसियन सरफेस की तरफ, सॉरी गॉस लॉ की तरफ जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, ये एरिया, और क्यू इन की जगह पे मैं लिख दूंगा ये 2 एप्सिलॉन। तो अब गॉस लॉ की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जाऊंगा, तो ई को मैं अलग कर लूंगा, और एरिया, तो एरिया मेरे पास सेम ही बनेगा। ई को मैंने रखा अलग, एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, 4 पाई r स्क्वायर। ये ऑरेंज में जो मेरा गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, ये बात याद रखनी है। और जो बड़े वाला सफियर है, बड़े वाले सफियर का रेडियस ये है मेरे पास कैपिटल आर। तो ये आपने कंफ्यूजन नहीं करना। तो यहां पर मेरे पास गॉसियन सरफेस का मैंने एरिया रखा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट लग से आएगा। चलो जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, तो आना ही था, और स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। तो यहां से ये कट गया, मेरे पास आ गया स्मॉल आर। सो नाउ आई एम गेटिंग द फॉर्मूला E inside will be given by 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल r। बेटा ये है आपका फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो कि इनसाइड के लिए और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपका फॉर्मूला काफी चेंज हो जाता है। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, ये चला गया लीनियर वेरिएशन में, और उससे पहले वाला जो था उनकी वेरिएशन क्यूबिक या स्क्वायर या उस तरह की उसकी रह रही थी, लेकिन यहां पर आपके पास लीनियर चला गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर। सो अब ये जो मेरे पास पार्ट 3 है उसका पार्ट ए इज कंप्लीट, बट नाउ वी वांट टू फाइंड दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सफियर। चलो तो मैं ये पूरे का पूरे सफियर को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है जी। तो अब मैं इस पॉइंट पे पी पॉइंट पर ही आर डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा। सो नाउ potential at P will be because of two different parts of sphere। ठीक है, दो डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे उन पे। अब जैसे मैंने एक तो हो गया ये वाला सफियर जो अंदर वाला सफियर है, और एक हो जाएगा आपके बाहर वाला सफियर जो एक्चुअली में एक शेल है। तो एक बाहर वाला सफियर हो गया और एक अंदर वाला सफियर हो गया। उन दोनों के लिए मुझे पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, दोनों केसेस में अलग अलग। फिर क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करके हमारे पास नेट पोटेंशियल यहाँ पर निकलेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा। अब देखो, तो सबसे पहले यहां पर मैं फाइंड करता हूं दी पोटेंशियल Vp1। Vp1 मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ दी इनसाइड स्फीयर। तो इस स्फीयर को मैंने बोल दिया ये वाला बन गया पार्ट 1 और ये वाला बन गया मेरे पास पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए मुझे देखना होगा। तो Vp1 विल बी गिवन बाय व्हाट। अब ये फाइंड करने के लिए मैं सिंपल वही वाला मेथड फाइंड करूंगा कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बना था इनसाइड वाले के कारण, उसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, यहां पर dv E डॉट डी आर का इंटीग्रल। माइनस को मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है, बचा के रखेंगे क्योंकि माइनस हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसको पहले से ही हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया बचा के। तो अब इसको देखते हैं हम क्या है। अब मुझे इस पॉइंट पर जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है K इंटू कैपिटल Q बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर। इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा और आर में लेकर आऊंगा इन्फिनिटी से यहां तक। ओके, तो ये आ गया मेरे पास कैपिटल क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, और इसको जब हम करेंगे तो आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2। डेफिनेटिव इंटीग्रल मैंने लगा दिया और उसको करने के बाद मेरे पास ये चीज आई। सो नाउ आई हैव फाउंड कि जो मेरे पास पोटेंशियल है वो आर स्क्वायर से वेरी हो रहा है, पैराबोलिक इक्वेशन इसकी बन रही है। ठीक है, और पोटेंशियल ये माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो आई गॉट दैट v इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाय 2। बहुत ही डिफरेंट फॉर्मूला है बेटा ये। नॉर्मल तरीके से तो आप इस फॉर्मूले तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसीलिए ये वाली चीज जो है इंपॉर्टेंट है। नाउ पॉइंट नंबर 2, अब मैं फाइंड करता हूं दी पोटेंशियल एट पॉइंट नंबर 2 बिकॉज ऑफ दी सेकंड सेक्शन विच इज अ शेल। अब आपको यहां पर पता है कि शेल के केस में पोटेंशियल क्या होता है, तो वो हमने यहां पर फाइंड किया था कि शेल के केस में इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है। तो वो हमने देखा था कि इट इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस विल इक्वल टू दी पोटेंशियल एट दी सरफेस। ठीक है बच्चे, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना बिकॉज दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट। और अगर आप उससे डाउट पूछोगे तो डोंट वरी कि भाई मैं आपको कहूंगा कि आपने ये डाउट क्यों पूछ लिया, ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिफिकल्ट है, डाउट पूछना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कैसे फाइंड करूंगा देखते हैं। ओके, तो अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो रेडियस है और ये सब इनको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, चलो जी। अब मैं सिर्फ आउटसाइड वाले के कारण कंसीडर कर रहा हूँ, तो इनसाइड वाले को कंसीडर नहीं कर रहे। तो इनसाइड मैंने सारे का सारा खाली कर दिया।
ठीक है, सिर्फ बाहर वाली चीज हमने देखनी है। तो अब इस बाहर वाली चीज को देखने के लिए मैं यहाँ पर एक शेल सबसे पहले चूज करूंगा। लाइक दिस। ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक शेल बना ली मैंने, और इसको मैंने मोटा बना दिया क्योंकि मैं अब दो सफियर नहीं बना सकता था। थिकनेस मैंने शो कर दिया आपको कि इसकी थिकनेस हम डी आर थिकनेस कंसीडर करेंगे। तो बेसिकली ये है मेरे पास कैपिटल आर। ठीक है, और इसको मैं एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू मान लेता हूँ, लेटर से x, एंड द थिकनेस ऑफ दिस विल बी टेकन एज dx। तो जो ये मैंने एक शेल बना लिया है, तो अब आप सोच के देखो कि मेरा सफियर तो मेरा सॉलिड है, लेकिन उसमें मैंने एक शेल चूज की है मैंने। ठीक है, तो एक शेल मेरे पास आके बन गया। अब ये शेल आ गया, और इसमें जो चार्ज आएगा वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तो नाउ आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू। ओके, सो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस शेल मुझे फाइंड करना है, और मैं सिर्फ एक ही शेल कंसीडर कर रहा हूँ। तो शेल के ऊपर जो मेरे पास पोटेंशियल होता है एट द सरफेस, तो पोटेंशियल एट द सरफेस फॉर शेल, आई नो इट इज गिवन बाय माइनस के क्यू, द क्यू विच इज ऑन द शेल, तो मैं इसको क्यू डैश लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय द रेडियस, एंड द रेडियस इज एक्स, या फिर मैं प्रेजेंटली इसको मैं आर लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला मैंने पीछे से उठाया है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के। नाउ क्यू डैश, इस शेल के ऊपर कितना चार्ज है वो मुझे कैसे फाइंड होगा? चार्ज की डेंसिटी को अब मैं इस शेल के वॉल्यूम के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वहां से मुझे फाइंड होगा। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्यू डैश। The charge on the shell. Charge on the shell will be given by total charge Q divided by 4/3 pi capital R, ये डेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द शेल। यहां पर आपने ध्यान में बेटा, वॉल्यूम ऑफ द शेल ऐसे भी निकलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, द सरफेस एरिया ऑफ द शेल। ठीक है, 4 पाई एक्स स्क्वायर बेसिकली डॉट डी एक्स, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल। इसको ध्यान में रखना है बच्चे आपने। वॉल्यूम ऑफ द शेल कैसे आया? सरफेस एरिया मैंने निकाला 4 पाई आर स्क्वायर, और उसको मैंने उसकी थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, और मेरे पास वॉल्यूम आ गया। इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बाद में बताना, आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखो, अब ये आ गया मेरे पास, इनमें से क्या क्या चीजें कट रही हैं उनको काट देते हैं। 4 पाई 3 नहीं कटेगा, तो 3 कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स विल बी दिस। तो इसको मैं डी क्यू लिख सकता हूँ, क्यू डैश की जगह डी क्यू लिख देते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? डी क्यू चार्ज है। तो अब ये डी क्यू चार्ज है, तो मैं यहां पर वी एस फाइंड करूंगा। वी एस इज माइनस ऑफ के इंटू डी क्यू, दैट इज 3 कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर लिख दिया, कैपिटल आर क्यू, अरे स्मॉल आर थोड़ी ना लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स। बच्चे समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा? बच्चे यस और नो में आंसर दो। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? तो ये आपके पास डी क्यू आ गया, जो शेल पे था वो मैंने यहाँ लिख दिया। शेल का जो रेडियस था आर, वो मेरे पास एक्स था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया। अब इसको मैं डीवीएस लिख सकता हूँ, डीवीएस। ठीक है ना, एक शेल के लिए। तो ये मेरे पास आई वैल्यू
इस x से x को कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी माइनस k 3 कैपिटल Q बाय r क्यूब x डॉट dx। इज इट ओके? अब मैं इसका इंटीग्रल कर दूंगा अगर, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी द पोटेंशियल एट द पॉइंट P बिकॉज ऑफ ऑल दी शेल्स विच आर बियॉन्ड इट। जितनी भी बड़ी आपके पास, इतनी चौड़ी जो आपके पास शेल बन रही है, सारी का पोटेंशियल आ जाएगा P पॉइंट पे। ठीक है, चलो जी करके देखते हैं। तो पोटेंशियल यहाँ पर तो मेरे पास आ गया पोटेंशियल Vs। इंटीग्रेशन की मुझे वैल्यू, ये लिमिट्स यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्मॉल r से स्टार्ट होकर कैपिटल R तक जा रही है। जो ये वाली वैल्यू है स्मॉल r से शुरू होकर कैपिटल R तक जा रही है। तो मेरे पास यहाँ पर लिमिट लगेगी, ये माइनस निशान को मैं फिर से मैंने सेव कर लिया, माइनस को मैं उधर ले गया, k 3 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। सो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज x स्क्वायर बाय 2, और यहां पर आ गया स्मॉल r कैपिटल R। इसकी वैल्यू हमने पुट की, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय 2। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है जी, 3r स्क्वायर। और इससे पहले जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो दूसरी थी, तो ये आ गया, इसको लिख दिया Vs2। तो Vs2 नेगेटिव में इट इज कमिंग आउट टू बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई और जो मेरी ये वाली वैल्यू है, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं ऐड करने वाला हूं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो नाउ एडिंग 1 एंड 2, सिंपल ऐड क्यों कर दिया? बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनको हमने ऐड किया, तो टोटल Vs, या आई शुड नॉट से S, Vp आएगा यहाँ पे ना, मैंने S, मैं गलती से शायद S लिख गया हूँ। Vp will be equal to Vp1 plus Vp2। तो what is Vp1? Vp1 is coming out to be minus k q r क्यूब r स्क्वायर बाय 2 है। और इसको भी कर दें तो ये आ गया माइनस, अब इसको क्यू लिख दिया कैपिटल R क्यूब। तो 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट में, 3r स्क्वायर माइनस 3 स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं कॉमन लेना चाहता हूं, तो मैं यहां से कॉमन ले लिया मैंने, बाय 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सारे का सारा मैं 2, फिर से मेरा एलसीएम आ जाएगा, माइनस 2 स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। so this is Vp, so Vp is coming out to be minus kq divided by twice of r cube into 3r square minus 2r square। तो ये है मेरे पास फाइनल रिलेशन बच्चों, फाइनल रिलेशन फॉर आवर पोटेंशियल। इज इट क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफी डिफिकल्ट है, और बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें मतलब इनके डेरिवेशंस को भी, इस डेरिवेशन को कंप्लीटली दिया नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिया हुआ है, अदरवाइज आपको पूरी चीज नहीं बताई गई। तो इसलिए ये वाला डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है
ठीक है। और ये सेम चीज आपकी 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आती है, और ग्रेविटेशन चैप्टर में भी तब टीचर्स जो करवाते हैं वो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला देकर क्लोज कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। तो इसको आपने ध्यान से रखना है। ओके, तो अब हमारा टाइम हो गया है, लेकिन इसका ग्राफ बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ग्राफ आपको फटाफट बना देता हूँ। तो आई एम कॉपिंग द ग्राफ फ्रॉम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से इसका ग्राफ हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ को। तो अब देखो बेटा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, वो उन चीजों को हम देख लेते हैं, और एक ही मिनट में हमने ये सारे का सारा कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आउटसाइड के लिए मेरे पास वही वाला फार्मूला है, के इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सेम वेरिएशन मिलेगी। सरफेस पर मेरे पास वही वाली वैल्यू है, तो बिल्कुल सेम वैल्यू मुझे मिल रही है और सेम चीज आ रही है, देयर विल बी नो चेंजेस। लेकिन थर्ड केस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है, एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है ना, कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। अब इसको जब मैं ग्राफ में ड्रॉ करूंगा सारी चीजें मेरे पास सेम है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, के इस केस में मेरे पास यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो लीनियर वेरिएशन होगा। इज इट ओके? हाँ जी। बस ये डायग्राम आपने चेंज कर लेना है, इसकी जगह पे सारा चार्ज इनसाइड में लगा देना। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, दिस इज व्हाट आई एम शोइंग। ठीक है जी, लो जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आपके सामने है, लेकिन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो पोटेंशियल आउटसाइड के लिए पोटेंशियल हमारे पास सेम है, बिल्कुल सेम वेरिएशन, कोई डाउट नहीं है इसमें। टू, कोई डाउट नहीं है, जितना उस स्फीयर में था उतना ही स्फीयर में है। लेकिन आउटसाइड के लिए बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो पोटेंशियल का मेरे पास फार्मूला बनता है माइनस के क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ये तो है मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू, और उसके बाद है 3 कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट हो गया, माइनस डिवाइडेड बाय 2 है v। तो यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं कि भाई जो मेरे पास अब v है इनसाइड, दिस इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये वाला भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो गए, तो आई कैन से दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसकी पैराबोलिक एक सिचुएशन बनेगी, और इसमें मैं r की वैल्यू को 0 पुट करूं, अगर स्मॉल r को इक्वल टू 0, मतलब एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द स्फीयर, तो स्मॉल r को 0 पुट किया तो मेरे पास पोटेंशियल क्या बना, माइनस के कैपिटल क्यूब बाय आर क्यूब, उसको 0 कर दिया, 3/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये कट गया तो सिर्फ एक आर रह गया आपके पास यहाँ पे, तो ये बन गया मेरे पास माइनस 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर। तो आप देख सकते हो के क्यू बाय कैपिटल आर मेरा सरफेस पर है, और यहां पर ये उससे 1.5 गुना हो जाता है, -3.2 मतलब -1.5, तो इट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इट। मतलब जितना ये यहाँ पर वीएस था उससे डबल हो जाएगा, मतलब ये अब यहाँ पर जाएगी वैल्यू। तो मतलब इनसाइड के लिए यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक पूरे का पूरा प्रॉपर एक पैराबोला टाइप वेरिएशन आएगी, लाइक दिस। तो ये ऐसे मूव करते हुए पैराबोला की तरह मूव करते हुए जाएगा, और बाद में यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। ये आपके पास आ गई सिंपल चीज। तो ये है आपके पास वीएस जो सरफेस पर पोटेंशियल है।
और इसको मैं लिख देता हूं -3/2 VS। तो VS से 1.5 गुना ज्यादा हो गया और ये नेगेटिव पोटेंशियल में जाएगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको अब ये इस चीज में सारे का सारा चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा। ये चैप्टर बहुत ज्यादा टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी जगह पर ये स्किप्ड होता है, इसको आपने स्किप नहीं करना, अगेन एंड अगेन इसको देखो। आप वीडियो रिकॉर्डेड आपके पास है ही है, उसको देखते रहो, और जो मेरा पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ, इस पीडीएफ को भी अगेन एंड अगेन देखो। इस डेरिवेशन को भी याद रखो, क्योंकि ये डेरिवेशन अब कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अगर आपने 10 दिन के बाद भी अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्लोज कर रहा हूं बस। नो सर। नो, चलो ठीक है। ओके, तो ठीक है बेटा, आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही, बाकी चीजें देखते हैं हम कल। ऑल द बेस्ट, बाय।